नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत बीसलदेव रासो। साथियों, हम आदिकाल पढ़ रहे हैं और आदिकाल के अंतर्गत रासो साहित्य को पढ़ रहे हैं। रासो साहित्य में हम कल पढ़ चुके थे पृथ्वीराज रासो के बारे में, जो चंद्रवरदाई द्वारा लिखा गया, और आज हम चर्चा करेंगे बीसलदेव रासो की। देखिए साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे बीसलदेव रासो। कल की अगर क्लास नहीं देखी हो तो आप देख सकते हैं। बीसलदेव रासो से पहले हम पृथ्वीराज रासो की संपूर्ण डिटेल, जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होती है, उसकी चर्चा कर चुके हैं। और संपूर्ण साहित्य को निःशुल्क रूप से प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि जो बीसलदेव रासो है, इसके जो लेखक हैं वो है नरपति नाल है। साथियों, कौन है? नरपति नाल है, जो किसके लेखक हैं? बीसलदेव रासो के लेखक है। बारी बारी से सारी चर्चाएं करेंगे। इसको रचना काल कर लीजिए। इसका जो रचना काल है किसका? बीसलदेव रासो का जो रचना काल है वो माना जाता है 1155 ईस्वी, या फिर विक्रम संवत के हिसाब से बात करें तो 1212 विक्रम संवत इसका जो है रचना काल माना जाता है। काव्य के स्वरूप की बात करें तो यह काव्य स्वरूप मुक्तक काव्य का है। इसका स्वरूप कैसा है? ये रचना कैसी है? मुक्तक काव्य से संबंधित रचना है। इसमें हम कुल छंदों की बात करें तो ये जो छंद हैं, इसमें टोटल 128 छंद हैं। और महत्वपूर्ण चीज़ है, नायक और नायिका पूछी जाती है परीक्षाओं में। साथियों, हमें ध्यान रखना है कि बीसलदेव रासो जो रचना है, इसके जो नायक है अजमेर के जो चौहान राजा थे बीसलदेव तृतीय, जिसे विग्रहराज चतुर्थ के नाम से भी जाना जाता है। तो कोई सा भी नाम पूछा जा सकता है आपसे। बीसलदेव तृतीय के नाम से पूछा जा सकता है, या फिर क्या नाम दिया जा सकता है? विग्रहराज चतुर्थ। आपने इतिहास में इन दोनों नामों की खूब चर्चा की होगी, इनके इतिहास के बारे में आपने चर्चा की होगी। साथ में हम नायिका की बात करें तो नायिका में इसमें है राजमती। ये ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा बार पूछा गया प्रश्न है बीसलदेव रासो से। बीसलदेव रासो है, उसकी नायिका कौन थी? तो ध्यान रखना, मालवा के भोज परमार की पुत्री कौन थी? राजमती। तो नायक बीसलदेव तृतीय और नायिका थी राजमती। इसमें जो प्रधान रस है, अर्थात मुख्य रस है, मुख्य रस इसमें श्रृंगार को माना गया है। यह श्रृंगार, वियोग और संयोग दोनों का मार्मिक चित्रण किया गया है। जो श्रृंगार के अंतर्गत वियोग श्रृंगार की भी चर्चा की गई है, और संयोग श्रृंगार का भी वर्णन इसी में किया गया है। साथियों, छोटी सी बात, नरपति नारायण लेखक, रचनाकाल 1155, काव्य का स्वरूप मुक्तक काव्य, कुल छंद 128, नायक है विग्रहराज चतुर्थी बीसलदेव तृतीय, और नायिका है राजमती। और इसमें जो प्रधान रस है वो है कौन सा? श्रृंगार। आगे हम और चर्चा कर लेते हैं। देखिए, यह जो बीसलदेव रासो है, इसका जो विभाजन किया गया है, इसको कितने भागों में बांटा गया? 4 खंडों में विभाजित किया गया। साथियों, कितने खंडों में विभाजित किया गया? इसे 4 खंडों में विभाजित किया गया। चारों खंड महत्वपूर्ण है, आपको अच्छे से याद भी रखने हैं। सबसे पहले खंड की बात करूंगा तो पहला खंड है प्रथम खंड, जिसमें अजमेर के राजा विग्रहराज चतुर्थ एवं मालवा के भोज परमार की राजमती के विवाह का वर्णन। सीधी सी बात यह है कि इसमें विवाह हुआ है पहले खंड में किस किस के मध्य में? विग्रहराज चतुर्थ, और बताओ किसके मध्य में? राजमती का बताओ क्या हुआ है? विवाह। तो सीधा सा इतना से याद रखना है आपको। पहले खंड में जो बीसलदेव का पहला खंड है, इसमें विग्रहराज चतुर्थ और जो नायिका है राजमती, उस दोनों के विवाह का वर्णन है। सीधी सी बात याद आपको रह सकती है। दूसरा जो इसका खंड है वो है रानी के किसी व्यंग्य से। आपको इसकी कहानी पता होगा कि रानी ने एक व्यंग्य किया। रानी कौन थी बताओ? रानी थी राजमती। रानी कौन थी? राजमती ने एक व्यंग्य कर दिया। व्यंग्य किस पर किया? व्यंग्य किस पर किया? बीसलदेव अपने ही राजा पर किया, अपने पति पर किया। तो इसके व्यंग्य से रुष्ट होकर, अर्थात जैसे ही राजमती ने इस पर कुछ व्यंग्य किया, उस व्यंग्य को सुनकर बीसलदेव रासो हैं वो क्या हो गए कि रुष्ट हो गए, अर्थात नाराज हो गए। नाराज होकर कहाँ चले गए बताओ? उड़ीसा। ये आपको ध्यान रखना है कि दूसरे खंड में राजमती के व्यंग्य से दुखी होकर या फिर उससे रुष्ट होकर, गुस्सा होकर, जो बीसलदेव रासो है कहाँ पर चले गए थे? उड़ीसा चले गए। तो आपको ध्यान रखना है कौन से स्थान पर चले गए? उड़ीसा। और उड़ीसा में कितने वर्ष तक रहे? 1 वर्ष तक इन्होंने वहीं प्रवास किया, अर्थात अपने निवास को छोड़कर 1 वर्ष तक उड़ीसा में रहे। तीसरा जो खंड है, तीसरे खंड में रानी राजमती के विरह का वर्णन है। जब बीसलदेव वहाँ से उड़ीसा चले गए तो राजमती का विरह निश्चित होना ही है। तो राजमती के विरह का वर्णन किया गया है, क्योंकि जो बीसलदेव थे वो कहाँ चले गए थे? उड़ीसा चले गए थे। और बात करें चौथे में बाद में जो भोज परमार के द्वारा अपनी पुत्री को अपने घर ले जाना, तब बीसलदेव वहाँ आकर राजमती को फिर से चित्तौड़ ले आने का वर्णन किया गया है। तो ध्यान रखना है 4 इसमें खंड है। जैसे पहले में विवाह का वर्णन किया गया है, दूसरे में जो है गुस्सा होकर कहाँ चले जाते हैं? उड़ीसा चले जाते हैं। तीसरे में राजमती के विरह और उड़ीसा से लौटने का इसका वर्णन किया गया है।
और लास्ट में जो राजमती को फिर से चित्तौड़ ले आने का वर्णन इसमें किया गया है। तो चारों खंडों को आपको याद रखना है, कौन से खंड में कौन सी रचना, मतलब कौन सी कथानक है, और इसको ध्यान रखना है कितने खंडों में इसको विभाजित किया गया है। 4 खंडों में विभाजित किया गया है। साथियों, क्लास में और भी कुछ चीज़ें हैं, उससे पहले क्लास को अगर अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, अपने मित्रों को शेयर जरूर कर लीजिएगा। देखिए, हम बात करें आगे कि राजा बीसलदेव के वीर चरित्र का वर्णन इनके राजकवि सोमदेव के द्वारा, तो मतलब पूछा जा सकता है इसके राजकवि कौन थे, तो राजकवि कौन थे बताओ, सोमदेव। और सोमदेव ने अपने रचित संस्कृत नाटक ललित विग्रह राज में भी किया है। ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है कि जो बीसलदेव रासो का जो राजकवि था कौन, बताओ, सोमदेव। सोमदेव ने एक संस्कृत में एक नाटक लिखा, नाटक का नाम था ललित विग्रह राज, और इसमें इसके वीरता की जो है बारे में इसका वर्णन किया गया है। वीर चरित्र काव्य माना जाता है। यह मात्र 100 पृष्ठों का एक लघु ग्रंथ है। लघु क्या है, ग्रंथ है। कितने पृष्ठों का, मात्र 100 ही पृष्ठ हैं। इसमें छोटा सा ग्रंथ है ये। इसमें सर्वत्र वर्तमान की क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। कौन सी क्रियाओं को, ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, कौन सी क्रियाओं का प्रयोग हुआ है इसमें, सारे जगह कथानक में कौन सी क्रियाओं का प्रयोग हुआ है, वर्तमान क्रियाओं का इसमें प्रयोग किया गया है। यह काव्य ग्रंथ नहीं, इसे केवल गाने के लिए, अर्थात ये इतना सुगेय है, अर्थात इसे गाने के लिए ही बनाया गया है। कोई विशेष रूप से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है, केवल और गेय ग्रंथ इसे माना जाता है। इसमें साहित्यिक भाषा का प्रयोग नहीं होकर कौन कौन सी भाषा का, राजस्थानी, ब्रज, मध्य प्रदेश की भाषा का इसमें प्रयोग हुआ है। तो ध्यान रखना है, एक तो राजस्थानी, एक कौन सी बताओ ब्रज, और एक बताओ कौन सी, मध्य प्रदेश। इन तीनों ही भाषाओं का इसमें प्रयोग किया गया है। तो ध्यान रखना, राजस्थानी, ब्रज और मध्य प्रदेश, तीनों भाषाओं का इसमें प्रयोग किया गया है। आगे हम और चर्चा करें। देखिए, सारी चीज़ें मैं आपको एक ही जगह लेकर आ रहा हूँ ताकि आपको कहीं इधर उधर नहीं देखना पड़े, और आप सभी के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में यहीं से आपके प्रश्न आ जाए। संपूर्ण साहित्य इसमें क्रम वाइज आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। इसकी रचना शैली है वो मानी जाती है पिंगल। ध्यान रखने, प्रधान रस तो इसमें श्रृंगार है, लेकिन इसकी जो शैली मानी जाती है वो पिंगल शैली मानी जाती है। यह श्रृंगार रस प्रधान रचना मानी जाती है। अभी हमने पहले भी पढ़ लिया कि इसमें रस कौन सा प्रधान है, श्रृंगार रस प्रधान है। इसमें कौन सा रस प्रधान है, श्रृंगार रस प्रधान है। हिंदी में 12 मासा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कर लीजिए इसे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हिंदी में 12 मासा का सर्वप्रथम वर्णन इसी ग्रंथ में माना जाता है। कौन से ग्रंथ की बात कर रहे हैं साथी, हम बीसलदेव के बारे में बात कर रहे हैं। हम किसके बारे में, बीसलदेव रासो के बारे में बात कर रहे हैं कि बीसलदेव रासो में ही सबसे पहले 12 मासा ने 12 ऋतुओं का जो वर्णन किया गया वो सर्वप्रथम कौन से ग्रंथ में किया गया, बीसलदेव रासो में ही किया गया। आचार्य शुक्ल के अनुसार यह रचना वीर काव्य परंपरा का सर्वप्रथम रचना मानी जाती है। कैसे काव्य की, वीर काव्य परंपरा की कैसी रचना मानी जाती है, सर्वप्रथम रचना मानी जाती है अकॉर्डिंग टू आचार्य शुक्ल। आचार्य शुक्ल के अनुसार, आचार्य शुक्ल ने माना कि अगर वीर काव्य अगर सबसे पहले रचा गया तो वो कौन सा है, बताओ, बीसलदेव रासो है। इस रचना को विरह गीत काव्य कहा जाता है, क्योंकि जब जो बीसलदेव हैं वो उड़ीसा चले जाते हैं तो एक वर्ष जो है राजमती वो अपनी विरह काल को निकालती है, इसलिए इसे बताओ कौन सा गीत कहा जाता है, विरह गीत कहा जाता है। इसका संपादन माता प्रसाद गुप्त व अगरचंद नाहटा के द्वारा किया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसका जो संपादन किसके द्वारा किया गया, माता प्रसाद गुप्त जी के द्वारा और अगरचंद नाहटा के द्वारा इसका संपादन किया गया। शुक्ल जी ने इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता व वीरस की प्रधानता का किंचित आवश्यक माना है। शुक्ल जी ने इस ग्रंथ में कौन से रस की, श्रृंगार की तो क्या मानी है, प्रधानता, और बी रस का किंचित, यानी कुछ कुछ जगह पर बी रस को माना गया है। बाकी मुख्य रूप से कौन से रस की प्रधानता इसमें मानी है, श्रृंगार रस की प्रधानता ही इसमें मानी है। साथियों, आगे हम बात करें, एक बार देखिए कि हम पढ़ रहे हैं, बताओ कौन सा ग्रंथ हमने पढ़ा, बीसलदेव रासो। क्या पढ़ा साथियों, बीसलदेव रासो। ये जो बीसलदेव रासो है, ये आपको बता दें कि सबसे पहले तो ये गेय गीत है, गेय है ना, अर्थात गाने योग्य है ना। इसमें कौन से रस की प्रधानता है, श्रृंगार रस की इसमें प्रधानता है। इसमें जो है कौन सी शैली का प्रयोग किया गया है, पिंगल शैली का प्रयोग किया गया है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी। वीर काव्य इसको रखा गया लेकिन बहुत कम, केवल आभास मात्र कहा है। बताओ किसने, आचार्य शुक्ल ने। 12 मासा का सर्वप्रथम जो वर्णन किया गया है वो भी कौन से ग्रंथ में किया गया है, इसी ग्रंथ में किया गया है। इसका नायक बताओ कौन था, बीसलदेव था, बीसलदेव तृतीय इसका नायक था। इसकी नायिकावती कहाँ थी, राजमती थी। बताओ जो बीसलदेव रासो
कहाँ चला गया? उड़ीसा चला गया। बताओ कितने वर्ष के लिए चला गया? 1 वर्ष के चले गया, इसलिए राजमती बताओ क्या सहन करना पड़ा? विरह सहन करना पड़ा, इसलिए बताओ इसे क्या कहा गया? विरह गीत किया गया। ऐसे शॉर्ट पिन पॉइंट से आपको अपने नोट्स में कंप्लीट करने, जहाँ से प्रश्न पूछ जाते हैं। साथियों, संपूर्ण हिंदी साहित्य, संपूर्ण टोटल हिंदी साहित्य आपको इस चैनल पर निःशुल्क रूप से पढ़ाया जाएगा। क्रम वाइज डेली आपको कक्षाएं ली जाएंगी। अगर आप नहीं जुड़े तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल का हिस्सा जरूर बन सकते हैं। आपको क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।